वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप क्या क्या हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होते हैं। साथ में हमने सी की हिस्ट्री पूरी डिटेल में पढ़ा है और सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप में किन किन लैंग्वेज प्रोसेसर की ज़रूरत होती है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ रखा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग। ये बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का। इससे पहले मैं सबसे पहले बता दूं कि आखिर इस प्रोग्राम को हम लिखते कहाँ हैं। तो हम अगर किसी भी सी प्रोग्राम को लिखते हैं तो सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। चाहे आप टर्बो सी यूज़ कर सकते हैं, बोरलैंड सी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह का ऐसा आईडी आप यूज़ कर सकते हैं जो सी प्रोग्राम को लिखने के लिए हेल्पफुल हो। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले सी के प्रोग्राम को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में #include studio.h होता है, फिर सेकेंड लाइन #include conio.h। ये .h वाली जो स्टेटमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है हेडर फाइल। जैसे हमारे पास किसी बुक में पहले से हर चीज़ डिफाइन किया हुआ रहता है उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसी तरह से यहाँ पर सी लैंग्वेज में जितने भी फंक्शन और कीवर्ड वगैरह जो भी प्री डिफाइंड चीज़ होते हैं वो सारे इस हेडर फाइल में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। जो भी .h से रहेगा उसको हम बोलते हैं हेडर फाइल। और ये इंक्लूड वर्ड जो है वो सिंपली इंक्लूड है, इसका मतलब ही होता है इंक्लूड करना। और ये हैश को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम होता है कि जिस टाइम प्रोग्राम कंपाइल किया जाता है तो उस टाइम क्या करेगा, ये प्रोग्राम के ये जो सारे स्टेटमेंट होते हैं, आई मीन मेन का जो पूरा बॉडी और जो भी इंटायर प्रोग्राम है उसके साथ क्या करेगा, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। और ये इंक्लूड करने के लिए इंस्ट्रक्शन देने का जो काम होता है वो काम होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का, जिसको कि हम हैश से डिनोट करते हैं। अब ये studio.h क्या है? स्टूडियो का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मतलब जो भी इनपुट और आउटपुट के लिए सी प्रोग्राम में फंक्शन यूज़ करते हैं वो सभी के सभी studio.h हेडर फाइल में डिफाइन होता है। studio.h हेडर फाइल यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसमें कि इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड सारे के सारे फंक्शन इसमें डिफाइन किया हुआ होता है। ये हमारा हेडर फाइल हुआ studio.h। अब सेकंड क्या है? conio.h। conio.h का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। इसमें जैसे कुछ फंक्शन होते हैं लाइक गेट ch, clr, scr जो कि क्लियर स्क्रीन करने के लिए यूज होते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शन conio.h हेडर फाइल में डिफाइन किया हुआ रहता है। तो ये होता है हेडर फाइल। और हेडर फाइल का क्या काम होता है ये हमने सीखा। और ये हैश क्या होता है? हैश सबसे मेन चीज़ है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसको बोलते हैं। ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है। अब इस दोनों के हेडर फाइल के बाद स्टार्ट होता है यहाँ पर मेन फंक्शन। मेन एक फंक्शन है, कोई भी वर्ड के आगे अगर इस तरह से पैरेंथेसिस यूज किया हुआ रहता है मतलब कि आपको समझना है वह एक फंक्शन है और हर फंक्शन का एक रिटर्न टाइप डिफाइन किया हुआ रहता है। मतलब मेन का रिटर्न टाइप कैसा होगा? तो यहाँ पर वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है कि नल, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप
कुछ भी हमें डिक्लेयर नहीं करना होगा, और ये एक मेन फंक्शन है। मेन एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर प्रोग्राम में हमें लिखना होता है, क्योंकि मेन फंक्शन ही किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद ये जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस है, ये बताता है कि ये प्रोग्राम की स्टार्टिंग यहाँ से है और ये लास्टिंग यहाँ से। इस दोनों के बीच में जितना भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो सारा मेन फंक्शन का ब्लॉक कहलाता है। तो इस तरह से ये मेन फंक्शन होगा, और ये ऊपर हेडर फाइल। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है एक सी प्रोग्राम का। मतलब सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर ही होता है कि सबसे स्टार्टिंग में हेडर फाइल, उसके बाद मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बाद मेन फंक्शन की बॉडी। तो इस तरह से हम किसी भी सी प्रोग्राम को लिखते हैं। अब यहाँ पर हेडर फाइल के बारे में डिटेल में है कि हेडर फाइल क्या है। हेडर फाइल के अंदर जो भी फाइल है वो स्पेसिफाई किया हुआ रहता है, पहले से ही स्पेसिफाइड रहता है। इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन और कीवर्ड वगैरह, मतलब प्री डिफाइंड वर्ड। अब यहाँ पर है कि these are pre-compiled files has some that has some function defined in, मतलब ये प्री कंपाइल यानी प्री डिफाइंड, पहले से इसका अपना मीनिंग और काम फिक्स रहता है। हमें अलग से कुछ डिफाइन नहीं करना है, सीधा इसको इंक्लूड कर देना है। उसके बाद इसको क्या है कि हम जब चाहें तब किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। हेडर फाइल इज गिवन एज एक्सटेंशन .h, मतलब शुरू में ही आपको बताया कि .h जो हेडर फाइल का पहचान है। हेडर फाइल अगर .h लगा हुआ है इट मीन्स कि वो हेडर फाइल है। उसके बाद C सोर्स फाइल इज गिवन एज एक्सटेंशन .c, मतलब C के प्रोग्राम को हम जब भी लिखते हैं तो उसको सेव करने के बाद .c लगाते हैं। .c एक्सटेंशन का मतलब है कि वह पर्टिकुलर प्रोग्राम C लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम हेडर फाइल को यूज करते हैं। अब मेन फंक्शन, मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, मतलब मेन फंक्शन उसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद मेन फंक्शन के बाद डिपेंड करता है कि प्रोग्राम उसके फ्लो को किस तरह से कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल फ्लो के बारे में हम डिटेल में आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरह से है। उसके बाद मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में होगा ही होगा। मेन के अलावा हम किसी फंक्शन को यूज़ करें या ना करें ये हमारी चॉइस है, और प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि हम मेन के अलावा कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेन फंक्शन इज कंपल्सरी फॉर एनी सी प्रोग्राम, मतलब मेन फंक्शन हर प्रोग्राम के लिए कंपल्सरी है। बिना मेन फंक्शन के हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते। अब रनिंग अ सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम को हम रन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी एडिटर में हमें फाइल को लिखना है, मतलब प्रोग्राम को लिखना है, जिसको कि हम बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड लिखने के बाद उसको हम सेव करते हैं .c एक्सटेंशन से। फिर सेव करने के बाद हमें क्या करना होता है, उस प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है। कंपाइल करने के बाद क्या होगा, .exe नाम से सेव होता है, मतलब फाइल नेम .exe, सी के बदले exe फाइल बनता है। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद हम उसको रन करते हैं, यानी फाइनल आउटपुट जनरेट करता है। और ये जो प्रोग्राम है या डिफरेंट तरह का लिखने का वे हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कंपाइलर का यूज़ कर रहे हैं। उसके हिसाब से वो
प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा और फाइनली हमें उस प्रोग्राम का आउटपुट जनरेट करके देगा। तो इस तरह से हम प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिखते हैं, लिखने के बाद उसको .c से सेव करते हैं, देन कंपाइल करते हैं और फाइनली हम रन करते हैं तो हमें आउटपुट मिलती है। अब सी लैंग्वेज टोकन। अब ये टोकन क्या है? जैसे हमारे पास बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल, उसी तरह से सी प्रोग्राम में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम बोलते हैं टोकन। टोकन जो है डिफरेंट टाइप के टोकन को मिला करके ही प्रोग्राम बनता है। कहने का मतलब कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ सी प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। यह किसी भी प्रोग्राम का बेसिक एलिमेंट है। अब इसमें सी में हमारे पास डिफरेंट टाइप के टोकन होते हैं, कीवर्ड, स्पेशल सिंबल, आइडेंटिफायर, स्ट्रिंग, ऑपरेटर, कांस्टेंट। ये 6 तरह के टोकन्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब होता है कि रिजर्व वर्ड, यानी पहले से उसके बारे में डिफाइन किया हुआ रहता है, उसकी मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, सी में ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। एग्जाम्पल इंट, फ्लोट, वाइल, ये सब का अपना मीनिंग है, इसको कि हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये फ्लोट है, फ्लोट डेसिमल नंबर के लिए यूज होता है, इंट है इंटीजर नंबर के लिए यूज होगा, और ये वाइल एक लूप है। तो इस तरह से ये पहला है सी का टोकन कीवर्ड। तो कीवर्ड का एक अपना अलग मतलब है। ये जो है ये पहले से डिफाइन किया हुआ वर्ड है, यानी प्री डिफाइंड। अब सेकेंड टोकन है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि एक तरह का सीक्वेंस होता है किसी लेटर या नंबर किसी चीज का, जिसको कि यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। सिंपली कीवर्ड से जस्ट अपोजिट होता है। कीवर्ड प्री डिफाइंड है और आइडेंटिफायर जिसको कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, वो कहलाता है कांस्टेंट। फोर्थ टोकन है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। जैसे यहाँ पर ईयर है, स्मिथ है, जो कि एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है जिसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर, एक से ज्यादा लेटर यूज किया हुआ है। और स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा डबल कोट का यूज करते हैं। अगर डबल कोट में कुछ भी लिखा हुआ है, इट मीन्स वह एक स्ट्रिंग है। तो ये है फोर्थ टोकन। अब फिफ्थ है स्पेशल सिंबल। मतलब ब्रैकेट वगैरह जो हम यूज करते हैं वो सारे स्पेशल सिंबल हैं, जिसको हम पंक्चुएटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटर। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हम कोई भी सिंबल यूज करते हैं, ऑपरेटर कहलाता है। जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटाइल साइन, ये सारा ऑपरेटर है। तो ये हमारे पास 6 तरह के टोकन है और हर टोकन का एक अपना अलग मीनिंग होता है। और जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं वो इसी टोकन का यूज करके एक पर्टिकुलर सिंटैक्स फॉलो करके हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं। अगर किसी प्रोग्राम को हम ब्रेक करें तो उसमें यही 6 टाइप का चीज उसमें अवेलेबल हो सकता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप का टोकन है, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल, ऑपरेटर, ये 6 टोकन है। तो ये टोकन जो है वो सी प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसको कि हम टोकन के नाम से जानते हैं। अब सी में कौन कौन सा कीवर्ड यूज होता है? तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 32 कीवर्ड है जो कि हम सी में यूज करते हैं। यह एक रिजर्व वर्ड है
जो ऑलरेडी इसका मीनिंग पहले से डिफाइन किया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर ऑटो रजिस्टर, ये सब जो है ये एक तरह से स्टोरेज के लिए है, स्टोरेज क्लास। ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, ये सब जो है वो कंट्रोल फ्लो यानी लेवल के लिए हम यूज करते हैं। स्विच, केस, ये भी कंट्रोल फ्लो के लिए यूज करते हैं। इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, ये सब डेटा टाइप है। मतलब कि इस सब का मीनिंग पहले से डिफाइन किया हुआ है, इसीलिए हम इसको कीवर्ड नाम से जानते हैं। और ये सी में टोटल यही 32 कीवर्ड यूज होता है। अब नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का कुछ रूल रेगुलेशन है अपना, जिसको कि हम लिखने के लिए कुछ पार्टिकुलर रूल फॉलो करते हैं, अदरवाइज वो आइडेंटिफायर रॉन्ग हो सकता है। मतलब सबसे पहले आइडेंटिफायर जो होना चाहिए वो हम क्यों लिखते हैं, तो आइडेंटिफायर हम तब यूज करते हैं जब हमें खुद से कोई वेरिएबल बनाना हो या फंक्शन का नाम देना हो। मतलब अगर हम कोई भी चीज खुद से डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमें आइडेंटिफायर की जरूरत होती है। और आइडेंटिफायर सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट होता है और पार्टिकुलर कुछ सिंबल्स होते हैं। इसमें सिंबल्स स्पेशली अंडरस्कोर साइन ही होता है, इसके अलावा कोई सिंबल यहाँ पर यूज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कंडीशन है कि कैन नॉट यूज सी कीवर्ड एज आइडेंटिफायर, मतलब कि हम कीवर्ड को कभी भी एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। सेकेंड कंडीशन है कि हमेशा अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट हो सकता है और बाद में अल्फाबेट, नंबर या अंडरस्कोर साइन कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कि अल्फाबेट और नंबर से स्टार्ट होगा, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता, बट न्यूमेरिक वैल्यू बीच में कहीं पर भी हो सकता है। अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर आर इम्पोर्टेंट, मतलब कि केस सेंसिटिव है इसमें। अगर हम अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें तो दोनों का अपना एक अलग अलग मीनिंग होता है, हम एज सेम ट्रीट नहीं कर सकते, अपना अलग मीनिंग होगा। उसके बाद मस्ट कंसिस्ट ओनली लेटर डिजिट और अंडरस्कोर, मतलब लेटर डिजिट और अंडरस्कोर के अलावा इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। और डिजिट को हम सिर्फ बीच में या बाद में यूज कर सकते हैं एज अ फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट पोजीशन पे इसका हम यूज नहीं कर सकते। इसका जो साइज होता है टोटल 32 बिट लॉन्ग होता है, लेकिन फर्स्ट 31 कैरेक्टर सिग्निफिकेंट होता है। मतलब इसमें हम 31 कैरेक्टर यूज करके हम आइडेंटिफायर को लिख सकते हैं। मस्ट नॉट कंटेन स्पेस, आइडेंटिफायर में बीच में कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक सीक्वेंस होना चाहिए, बीच में कहीं पर भी ब्लैंक स्पेस नहीं होगा। अगर ब्लैंक स्पेस हुआ तो वो आइडेंटिफायर इनवैलिड होगा। तो ये है आइडेंटिफायर का कुछ रूल रेगुलेशन, जिसको हम फॉलो करके आइडेंटिफायर बनाते हैं। उसके बाद थर्ड है कांस्टेंट। कांस्टेंट की अपनी कुछ फिक्स वैल्यू होती है, जिसको कि हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट दो तरह का होगा, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात करें तो इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करें तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट जो है वो एक तरह से ये कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है, जिसको कि हम कभी चेंज नहीं कर सकते। न्यूमेरिक कांस्टेंट मतलब कि उसमें सिर्फ नंबर होता है, और कैरेक्टर कांस्टेंट जिसमें कि अल्फाबेट यूज होता है। इंटीजर कांस्टेंट कहने का मतलब कि इसमें इंटीजर नंबर ही यूज होंगे। रियल कांस्टेंट यानी रियल नंबर, डेसिमल नंबर जो हम यूज करते हैं वो होगा रियल कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट यानी
ABCD कोई भी तरह का लेटर या कोई अदर कैरेक्टर जो हम यूज करते हैं वो होता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। और स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है जिसको कि हम डबल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट का कुछ टाइप है कि किस किस तरह का कांस्टेंट यूज होता है। कांस्टेंट का एग्जांपल है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल इंटीजर वगैरह हम यूज कर सकते हैं। तो ये इंटीजर कांस्टेंट है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू यूज है। रियल कांस्टेंट, द फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग नंबर यानी डेसिमल नंबर जो यूज होगा उसको हम बोलते हैं रियल कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को हम सिंगल कोट में लिखते हैं। सिंगल कोट यानी सिंगल अल्फाबेट यहाँ पर अगर होगा, अल्फाबेट या सिंगल कैरेक्टर, जैसे 8 है, ए है, आई है, ये सारे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। और यही सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अगर होगा तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि वह स्ट्रिंग होगा जिसको कि हम डबल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये स्टैक ओवरफ्लो जो है लिखा हुआ, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट का एग्जांपल है इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब डिक्लेरेशन कि हम कांस्टेंट को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें उसका डेटा टाइप देना होता है कि किस तरह के कांस्टेंट को वह रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जैसे इंटीजर कांस्टेंट है या रियल कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, कि किस तरह का वैल्यू को वो स्टोर करके रख सकता है और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो कभी भी हमें अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए उसका एक टाइप होता है कि उसका कांस्टेंट डिक्लेरेशन का जो टाइप होगा वो टाइप क्या होगा और साथ में उसकी वैल्यू क्या होगी। कभी भी हम किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल को अगर प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उसके लिए उसको सबसे पहले डिक्लेयर करना जरूरी होता है। जब हम बिना डिक्लेयर किए हुए उसको यूज कर देते हैं तो एरर मैसेज आता है और हम प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। और डिक्लेयर करने के लिए हम उसका टाइप स्पेसिफाई करते हैं और अगर कांस्टेंट है तो साथ में उसकी वैल्यू। तो कांस्टेंट डिक्लेरेशन अगर होगा तो टाइप, उसके बाद उसका नाम और उसकी वैल्यू। अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा तो टाइप और उसका नाम होगा। अब यहाँ पे जब भी हम कांस्टेंट या वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो ऑलरेडी क्या करता है, मेमोरी में कुछ स्पेस को ले लेता है, यानी कुछ स्पेस को रिजर्व कर लेगा कि वहाँ पर हम पार्टिकुलर किसी वेरिएबल या कांस्टेंट को स्टोर कर सकते हैं। और उसके लिए एक पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन वहाँ पर असाइन हो जाता है जब भी हम किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। हमें अलग से स्पेस देना नहीं होता, वो ऑटोमेटिक डिक्लेयर करने के टाइम स्पेस ले लेता है। व्हाट आर वेरिएबल्स इन सी, जैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसका कि एक फिक्स वैल्यू होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल के पास क्या होता है कि हम उसकी वैल्यू को अकॉर्डिंग टू यूज हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल को हम जब भी डिक्लेयर करते हैं तो वह क्या करेगा, कुछ पार्टिकुलर लोकेशन को ऑक्युपाई कर लेता है। जैसे वेरिएबल क्या है कि एक डेटा नेम है जो क्या करता है, किसी डेटा की वैल्यू को स्टोर करता है। वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यू दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब वेरिएबल
वैल्यू को स्टोर करता है जो कि हम उसको कभी भी यूज कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अलजेब्रा में हमारे पास वेरिएबल का अपना मीनिंग है कि हम उसके मीनिंग को कभी भी चेंज कर सकते, उसी तरह से इसमें भी है, वेरिएबल का मीनिंग वही सेम है कि हम इसको अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। और वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई सिंगल अल्फाबेटिक कैरेक्टर या फिर साथ में सीक्वेंस भी हम यूज कर सकते हैं, यानी कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल स्ट्रिंग भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये होता है वेरिएबल, जो कि प्रोग्रामिंग के वक्त इसकी जरूरत होती है। उसके बाद ये भी नेमिंग वेरिएबल, जस्ट ये भी ऐसे ही है। नेमिंग वेरिएबल जैसे आइडेंटिफायर है, वही सेम चीज़ है। इसको मेनली हम आइडेंटिफायर ही समझें तो बेहतर है, क्योंकि आइडेंटिफायर का जो अपना प्रॉपर जो सीक्वेंस होता है, जो प्रॉपर कंडीशन है फॉलो करने का, वही सारे यही नेमिंग वेरिएबल के कंडीशन है। और नेमिंग वेरिएबल बेसिकली एक आइडेंटिफायर ही है, अलग से कुछ भी नहीं है। और जो कि हमने ऑलरेडी डिटेल में आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ रखा है। केस सेंसिटिविटी, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? जैसे अगर हम आइडेंटिफायर के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम जो भी लिखें, अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, उसका एक अपना अलग मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में एरिया ही, लेकिन क्या है कि चेंज किया हुआ है, स्मॉल और कैपिटल का यहाँ पर अल्टरनेट वे में चेंजिंग किया हुआ है। और ये कंपाइलर इसको डिफरेंट तरह से समझता है। मतलब हम लोग अगर पढ़ें तो ये सिंपल एक एरिया ही लिखा हुआ है हर जगह, लेकिन कंपाइलर के लिए यह डिफरेंट टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि इसमें केस सेंसिटिव लैंग्वेज में अपर केस और लोअर केस लेटर का अपना अलग इम्पोर्टेंस है, अपनी अलग मीनिंग है। तो हम केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलें तो इसका मतलब है कि हमें अपर केस और लोअर केस का ध्यान में रखना होगा, और फिर उसके बाद हम उस हिसाब से प्रोग्रामिंग करेंगे। डिक्लेयरिंग वेरिएबल, हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले कि वेरिएबल का नाम और साथ में उसका डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब होता है कि वह किस तरह की वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। जैसे यहाँ पर लेंथ नाम का वेरिएबल है, तो लेंथ इंटीजर इंट लिखा हुआ, मतलब लेंथ इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसमें डेसिमल नहीं हो सकता। जैसे 25 मीटर, 30 मीटर, ये इस तरह से हो सकता है। अगर एरिया की बात करें तो एरिया मतलब फ्लोट, यानी एरिया डेसिमल में यहाँ पर होगा। जैसे 26.2 हो गया, 27.8 हो गया, तो ये फ्लोट यानी पॉइंट में। तो इंटीजर का मतलब, इंट का मतलब है इंटीजर, यानी लेंथ इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, और एरिया फ्लोट यानी डेसिमल टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। और इसमें क्या है कि वेरिएबल ऑटोमेटिक इनिशियलाइज नहीं होता है। अगर हम इसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो ये कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू को स्टोर करके रखता है। इसीलिए बेहतर है कि हम जब भी किसी भी वेरिएबल को 0 से अगर इनिशियलाइज कर दें तो वो बेहतर होता है, रेदर देन गार्बेज वैल्यू स्टोर करने के। तो इस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कि नेम और उसका डेटा टाइप, और ये लास्ट में सेमी कॉलन। सी में सेमी कॉलन का मतलब होता है टर्मिनेशन पॉइंट, यानी इस लाइन का टर्मिनेशन यहाँ पे है। अब डेटा टाइप इन सी, सी में डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं?
तो डेटा टाइप 3 तरह के डेटा टाइप होते हैं और डेटा टाइप का सिंपल सा मतलब है कि वह किस तरह के वैल्यू को स्टोर करके रखता है, यानी कोई पार्टिकुलर वेरिएबल कैसे वैल्यू को स्टोर करके रखेगी यह उसके डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। डेटा टाइप 3 तरह का होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसको हम बेसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं, एग्रीगेट और डिराइव डेटा टाइप, तीसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है कि जो हमारे पास ऑलरेडी सी में बना हुआ है, जो हमारा बेसिक डेटा टाइप है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटी होता है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो 7 क्वांटिटी है हमारे पास। उसी तरह से यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप है इंट, फ्लोट, डबल और कैर। इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यू को, और फ्लोट का ही, और ये डबल भी डेसिमल वैल्यू के लिए ही है, सिर्फ इसका डबल मेमोरी इसके पास होता है। मतलब अगर फ्लोट 4 बाइट है तो डबल 8 बाइट, और ये कैरेक्टर यानी कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेगा। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से जो भी हम डेटा टाइप डिराइव करके बनाते हैं उसको हम बोलते हैं डिराइव डेटा टाइप। और एरे एक डेटा टाइप है जो कि डिराइव डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है। ऐसा और भी डेटा टाइप है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर एरे है जो कि एक डिराइव डेटा टाइप इसको हम बोलते हैं। और एरे के अंदर किसी भी तरह का कलेक्शन हो सकता है, चाहे वो इंटीजर का हो, फ्लोट का हो, डबल का हो, कैरेक्टर डेटा का हो, किसी भी तरह के डेटा का कलेक्शन हो सकता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से डिफाइन करते हैं। वो डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है। तो ये हमारे पास 3 डेटा टाइप है। पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप जो पहले से है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, और डिराइव डेटा टाइप जिसको कि प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से बनाया गया है। तो ये होता है डेटा टाइप इन एनसीसी। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप है, उसका साइज है और साथ में ही उसका मिनिमम मैक्सिमम रेंज है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको याद कर सकते हैं, ये थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। अब जैसे कैर है, कैर यानी कैरेक्टर डेटा टाइप 8 बिट का होता है, यानी 1 बाइट कैरेक्टर, 1 बाइट का इंटीजर, 2 बाइट का फ्लोट, 4 बाइट का डबल, यहाँ पर डबल भी 8 बाइट का। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि डेटा टाइप का डिफरेंट तरह का साइज होता है, और हर डेटा टाइप का अपना साइज है और उसका अपना एक मिनिमम रेंज है और मैक्सिमम रेंज है। और साइन का मतलब है कि साइन के लिए साइन बिट यूज करना। साइन यानी 0 अगर यूज करेगा तो प्लस होगा, अगर 1 यूज करेगा तो मतलब माइनस होगा। अगर साइन बिट है तो उसका रेंज नेगेटिव से पॉजिटिव तक दोनों में अगर लेना होगा। अगर अनसाइंड है तो सिंपली हम 0 से स्टार्ट करके और टोटल रेंज यहाँ पर हम ले सकते हैं। ये जो 16 है 16 बिट, और ये जो वैल्यू 2 टू दी पावर 16 माइनस 1 8 बिट है, तो मिनिमम रेंज 2 टू दी पावर 8 और मैक्सिमम रेंज 2 टू दी पावर 8 माइनस 1। उसी तरह से अनसाइंड कैर अगर हो गया, कैरेक्टर और साइंड अगर अनसाइंड है तो मतलब ये 0 से हो गया, और 8 बिट यानी 2 टू दी पावर 8 माइनस 1। तो इस तरह से ये मिनिमम रेंज यहाँ पर है। साइंड में माइनस से प्लस लेंगे और अनसाइंड में सीधा 0 से हम लेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के
डेटा टाइप का यहाँ पर साइज है, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ। अब उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ सी प्रोग्राम, जैसे यहाँ पर सी प्रोग्राम का एग्जाम्पल बोले तो ये सिंपल सा एक सी प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का। तो यहाँ पर प्रोग्राम को हम सेव करने के लिए यहाँ कमेंट लिखा हुआ है कि hello.c नाम से यहाँ पर ये फाइल स्टोर किया हुआ होगा और आउटपुट जो जनरेट करेगा हेलो वर्ल्ड। ये एक कमेंट है जो कि यूज़र को बता रहा है कि hello.c नाम की सी फाइल होगी, सोर्स फाइल, और हेलो वर्ल्ड आउटपुट जनरेट करके हमें देगा। टर्बो सी प्लस प्लस या टर्बो सी IDE है, इसमें आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। हैश इंक्लूड studio.h, यहाँ पर studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है जिसके अंदर printf नाम का फंक्शन यूज होता है। और हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये इंस्ट्रक्ट करता है कि इस कोड के साथ इस हेडर फाइल को भी ऐड कर देना है। वॉइड मेन मतलब मेन का रिटर्न टाइप यहाँ वॉइड है, और मेन जो कि एक फंक्शन है और यहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट के लिए यूज होता है। अगर इनपुट के लिए हो तो स्कैनफ फंक्शन हम यूज करते हैं। और हेलो वर्ल्ड ये आउटपुट है। यहाँ पर डबल कोट में जो भी लिखता है वो एज इट इज प्रिंट होगा। और कोई भी स्टेटमेंट अगर एंड हो, सी के हर स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम सेमी कॉलन यूज करते हैं। सेमी कॉलन को हम बोलते हैं टर्मिनेशन, वहीं से सी प्रोग्राम का एंडिंग होता है। और ये गेट ch एक फंक्शन है जो कि कैरेक्टर आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये हेलो वर्ल्ड कैरेक्टर आउटपुट टाइप का है, तो यहाँ गेट ch हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक सी प्रोग्राम का बेसिक सा एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका आउटपुट आता है हेलो वर्ल्ड। तो ये था आज का क्लास। आज के क्लास में हमने पढ़ा कि सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, टोकन क्या क्या होते हैं, टोकन क्या है, टोकन कितने टाइप के होते हैं, उसकी पूरी डिटेल, और साथ में कौन से टोकन को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। तो ये था, और साथ में हमने एक बेसिक प्रोग्राम पढ़ा कि किस तरह से हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।